किस्त 4 इंसाफ और खामोशी। विक्टर की कहानी सुनते सुनते मेरे अपने दिल पर एक बोझ सा पड़ गया है। आज उसने मुझे वो हिस्सा सुनाया जो इंसान की रूह को झंझोड़ कर रख देता है। इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी का अलमिया। मैं इसकी ज़बानी ही नकल करता हूँ। विक्टर फ्रांकेनस्टाइन की ज़बानी। जस्टिन मोर्ट्स के मुकदमे ने हमारे घर को एक और दहलीज पर ला खड़ा किया। वलीम के गम ने जिस तरह हमें तोड़ा था, अब एक नए शक ने हमारी बाकी मानदा अमन को भी चीर डालना था। क्या वाकई हमारी वफादार खिदमतगार, वो लड़की जिसने एलिज़ाबेथ की परवरिश में हिस्सा लिया था, एक कातिला हो सकती थी? अदालत का दिन आया। हम सब खानदान के अफराद बतौर गवाह पेश हुए। जस्टिन को अदालत में लाया गया। इसकी हालत देखकर मेरे दिल पर चोट पड़ी। वो पहले ही जेल की सोबतों से निढाल थी। कपकपाती हुई आंखें ज़मीन पर जमाई हुई। प्रोसिक्यूटर ने खड़े होकर मामला पेश किया। इज्जतमाब जज और मुहतरम जूरी, हमारे सामने एक भयानक जुर्म है। वलीम फ्रांकेनस्टाइन, मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, को बेरहमी से मार दिया गया। इसने तफसीलात बताएं। वलीम दोपहर के वक्त घर से खेलने निकला। इसे शाम तक वापस ना आना देखकर घर वाले परेशान हुए। सर्च पार्टी ने उसे शाम गए करीबी जंगल में पाया। इसका गिला इस जोर से दबाया गया था कि हड्डी टूट गई थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। हर लफ्ज़ मेरे अंदर खंजर की तरह पैवस्त हो रहा था। मैं अपने जहन में वो मंजर देख सकता था। मेरा छोटा भाई, इसकी सुनहरी लठी, वो हंसी, और फिर वो तारीक साया जो इस पर मंडला रहा होगा। प्रोसिक्यूटर ने जस्टिन की तरफ इशारा किया। और हमारे पास एक मुजरिम है, जस्टिन मोर्ट्स, जिसके पास मकतूल का कीमती हार मिला। वो हार जो सिर्फ वलीम के पास था। जस्टिन ने अपना सर उठाया। मैंने वो हार जंगल में पाया। मैं वलीम को ढूंढ रही थी। उसकी आवाज़ भरी हुई थी, लेकिन इसमें एक सच्चाई थी जो सिर्फ मैं ही पहचान सकता था। प्रोसिक्यूटर ने कहकहा लगाया, ऐसा कहकहा जो अदालत की संजीदा फिजा में जहर की तरह फैल गया। जंगल में पाया, उसी जंगल में जहाँ बच्चा मारा गया। क्या ये महज इत्तिफाक है? उसने मजीद सबूत पेश किए। जस्टिन के कपड़ों पर खून के धब्बे हैं, उसके हाथों पर खराशें हैं, और सबसे बढ़कर वो खुद अपने कमरे में तन्हा थी जब वलीम घर से निकला। इसके पास मौका था। मैंने अपने वालिद की तरफ देखा। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में शक की एक झलक थी। एलिज़ाबेथ मेरे पास बैठी थी, इसका हाथ मेरी मुट्ठी में था और वो कांप रही थी। जस्टिन के वकील ने दिफा किया, जस्टिन मोर्ट्स ने 10 साल इस खानदान में खिदमत की है। वो वलीम से मोहब्बत करती थी। इसका कोई मोटिव नहीं है। लेकिन सबूत भारी थे। जूरी के चेहरों पर शुबह के साए थे। अगले दिन एक नया मोड़ आया। प्रोसिक्यूटर ने एक और गवाह पेश किया, एक मकामी लड़का जिसने दावा किया कि इसने जस्टिन को जंगल के करीब भागते हुए देखा था। इसके हाथ में कुछ चमकदार चीज़ थी। ये झूठ था, मैं जानता था, लेकिन मैं खामोश था। अदालत के तीसरे दिन जज ने जस्टिन से पूछा, क्या तुम अपना जुर्म तस्लीम करती हो? अगर तुम इकरार कर लो तो सज़ा में नरमी हो सकती है। जस्टिन रोने लगी। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर वो वकील इसके पास गया। मैं उनकी बातें सुन नहीं सका, लेकिन मैं देख सकता था। वकील ने इससे कुछ कहा और इसकी आंखों में हार मान लेने की कैफियत आ गई। वो खड़ी हुई, आंसुओं में डूबी हुई। मैं तस्लीम करती हूँ, मैंने ये किया। अदालत में हलचल मच गई। मेरे वालिद ने अपना सर हाथों में ले लिया। एलिज़ाबेथ ने चीख मारना चाही। खुदा के लिए जस्टिन, तुम ये क्यों कह रही हो? एलिज़ाबेथ ने आवाज़ दी, लेकिन जस्टिन ने सिर्फ दोहराया, मैंने ये किया, मुझे मुआफ़ कर दें। मैं समझ गया, इन्होंने उसे दबाव में लिया था। शायद वादा किया था कि इकरार करने पर इसकी जान बख्श दी जाएगी। या शायद वो थक चुकी थी, खौफ, तन्हाई और बेबसी के मारे हुए। जज ने फैसला सुनाया, जस्टिन मोर्ट्स, तुम्हें कत्ल का मुजरिम पाया जाता है। तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी के फंदे से तुम्हारी रूह को अल्लाह के हवाले किया जाता है। वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकता। जस्टिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके होंठ हिल रहे थे, शायद दुआ पड़ रही थी। और फिर इसने अचानक आंखें खोलीं और मुझे देखा। इसकी नज़र में सवाल नहीं था, इल्ज़ाम था। तुम जानते हो, तुम खामोश हो, तुम मेरा कातिल हो। मैंने नज़र चरा ली। फांसी वाला दिन आया। हम में से कोई नहीं गया, ना मेरे वालिद, ना एलिज़ाबेथ, ना मैं। हम घर में बैठे थे, खामोश, जैसे हम खुद भी मरने वाले हों। घंटा बजा। हम जानते थे कि वो चली गई। इस रात में नींद नहीं सो सका। मैंने अपने कमरे से बाहर देखा।
चांदनी रात थी। मैंने सोचा कहीं जस्टिन की रूह तो नहीं भटक रही। क्या वो मुझे ढूंढ रही है? क्या वो मुझसे सवाल करेगी कि मैंने क्यों खामोश रहा? सुबह एलिजाबेथ मेरी तरफ आई। वो देखने में बीमार लग रही थी। विक्टर, कुछ गलत है। मैं जानती हूँ कि जस्टिन ने ये नहीं किया। सबूत? मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ बेजान थी। सबूत झूठे हो सकते हैं। वो लड़का जिसने गवाही दी, मैं जानती हूँ वो झूठ बोलता है। वो पहले भी चोरी के जुर्म में पकड़ा जा चुका है। एलिजाबेथ की आंखों में आंसू थे। हमने उसे मार दिया विक्टर। हमने एक बेकसूर को मार दिया। मैंने इसे गले लगा लिया। मैं क्या कह सकता था? हमने मार दिया, लेकिन मैंने ज्यादा मारा। मैंने दोनों को मारा। एक हफ्ते तक घर में मरदू जैसी खामोशी रही। हम खाना भी इकट्ठे नहीं खाते थे। मेरे वालिद अपने कमरे में बंद रहते। अर्नेस्ट हमेशा बाहर रहता। एलिजाबेथ, वो तो टूट चुकी थी। मैंने महसूस किया जैसे मैं अपने ही घर में कैदी हूँ। हर तरफ जस्टिन की यादें थीं। वो जगह जहाँ वो बैठकर सिलाई किया करती थी। वो बाग जहाँ वो वलीम के साथ खेलती थी। और फिर ख्वाब। हर रात में वही ख्वाब देखता। वलीम जंगल में दौड़ रहा है, हंसता हुआ। फिर एक तारीख साया इस पर झपटता है। मैं दौड़ता हूँ, चलाता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकलती। फिर मंजर बदलता है। मैं जस्टिन हूँ, फांसी के तख्ते पर खड़ी हूँ। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, नीचे खड़ा, खामोश। एक सुबह मैंने फैसला किया, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे दूर जाना होगा। मैंने एलिजाबेथ से कहा, मुझे कुछ दिन के लिए पहाड़ों में जाना है। तन्हाई चाहिए। लेकिन विक्टर, यहाँ भी तो तुम तन्हा हो, उसने कहा मेरे हाथ को थामते हुए। नहीं, यहाँ तो मैं अपने आप से भी नहीं बच सकता। मैंने सादा सा सामान बांधा, कुछ कपड़े, कुछ रोटी, एक बोतल पानी। मैंने वालिद से इजाज़त ली। इन्होंने सिर्फ सर हिलाया, कुछ नहीं कहा। पहाड़ों की तरफ सफ़र शुरू किया। जिनीवा के पहाड़ खूबसूरत हैं, लेकिन आज वो मुझे धमकाते हुए महसूस हो रहे थे। बुलंद चोटियाँ, गहरी वादियाँ, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं। मैं चलता रहा। दिन गुजरते गए। मैंने छोटे छोटे गाँव में रात गुजारी। मैं लोगों से बात नहीं करता था। मैं सिर्फ चलता रहता, जैसे कोई सज़ा काट रहा हो। एक हफ्ते बाद मैं माउंटेन वीरड के इलाके में पहुंचा। यहाँ बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। हवा तेज थी। मैंने एक गार ढूंढी और उसमें पनाह ली। यहीं था कि इसने मुझे पाया। एक शाम मैं आग जलाए बैठा था। बाहर बर्फबारी हो रही थी। अचानक मैंने एक साया महसूस किया। दरवाजे पर कोई खड़ा था। मैंने अपना चाकू थाम लिया। कौन है? वो अंदर आया। वही थी, मेरी तख्लीक। लेकिन अब वो और भी बदतर लग रही थी। इसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर जख्म थे। लेकिन इसकी आँखें, वो पहले से मुख्तलिफ थीं। अब उनमें एक अजीब सी चमक थी, ज़हानत की, एहसास की, तकलीफ की। मैं पीछे हटा। दूर हट जाओ। लेकिन वो नहीं हटी। वो आग के करीब आई, अपने हाथ फैलाए ताकि गर्मी महसूस कर सके। सर्दी, बहुत सर्दी। इसने काफ अलिफ। आवाज़ पहले से बेहतर थी, कम खराशदार, ज़्यादा इंसानी। तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने दोहराया, लेकिन मेरी आवाज़ में डर था। इसने मुझे देखा। तुम, मेरा खालिक। ये अल्फाज मेरे अंदर घुस गए। मैंने तुम्हें बनाया, और मैं तुम्हें तबाह भी कर सकता हूँ। उसने एक अजीब सी आवाज़ निकाली, खुरदरी हंसी। तबाह? तुम तो अपने आप को बचा नहीं सकते। तुम अपने भाई को बचा नहीं सकते। तुम इस लड़की को बचा नहीं सकते। खामोश। मैं चिल्लाया, तुमने वलीम को मारा। तुमने मेरे भाई को मारा। इसका चेहरा बदला। इस पर गुस्सा आया, लेकिन फिर वो थमा। मैंने मारा। मैंने अपना चाकू उठाया। तो मैं तुम्हें अभी मार दूं। लेकिन वो हंस पड़ी। मार दो, और फिर क्या तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा? क्या वो लड़की वापस आ जाएगी? नहीं, और तुम जानोगे भी नहीं कि मैंने क्यों मारा। क्यों? मेरा हाथ कांप रहा था। क्यों तुमने एक मासूम बच्चे को मारा? मासूम? उसकी आवाज़ में तनस था। वो मुझे डरा रहा था। वो चलाया, रकसी, बदसूरत, शैतान। इसने मुझे पत्थर मारे। वो तुम्हारी तरह था। तुमने मुझे देखा और तुमने भी यही कहा, शैतान। मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था, उसने कहा। आवाज़ में अचानक नरमी आ गई। वो भागा। मैंने इसे पकड़ लिया। मैं सिर्फ इसका मुंह बंद करना चाहता था। वो खामोश नहीं हुआ। मैंने दबाया, और फिर वो खामोश हो गया, हमेशा के लिए। इसने अपना हाथ देखा, जैसे अब भी इस पर खून हो। मैंने महसूस किया, दर्द।
अजीब दर्द। मैंने रिवाया। पहली बार। मैंने अपना चाकू नीचे रख दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या ये वाकई पछतावा था। और वो लड़की जस्टिन, मैंने पूछा। मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन मैंने इसका हार ले लिया। मैंने सुना था कि लोग कीमती चीज़ों को पसंद करते हैं। मैंने सोचा अगर मेरे पास ये होगा तो शायद लोग मुझे पसंद करेंगे। इसने अफसोस भरी नज़रों से देखा, लेकिन वो लड़की आ गई। मैं भाग गया, हार गिर गया। ये था सच, वो सच जो मैं जानता था। तुम जानते थे, उसने कहा। तुम जानते थे कि मैंने किया। तुम जानते थे कि वो बेकसूर है, लेकिन तुम खामोश रहे। क्यों? मैंने कोई जवाब ना दिया। क्योंकि तुम डरे हुए थे, उसने खुद ही जवाब दिया। क्योंकि तुमने सोचा कि लोग तुम्हें पागल कहेंगे। क्योंकि तुम्हारी शान, तुम्हारा नाम, तुम्हारा खानदान, वो सब इस लड़की की जिंदगी से ज्यादा कीमती था। हर लफ्ज़ सच था, हर लफ्ज़ मेरे अंदर उतर रहा था। लेकिन अब तुम यहाँ हो, उसने कहा, तन्हा, मेरे साथ, और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब बताओ, क्या मैं वाकई शैतान हूँ? क्या मैं वाकई वो हूँ जिसे तुमने बनाया, या कुछ और? मैंने सर हिलाया। मुझे नहीं मालूम। तो सुनो, उसने कहा आग के करीब बैठते हुए। सुनो मेरी कहानी, मेरी पैदाइश के बाद की कहानी। तुमने मुझे जिंदगी दी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने मुझे सिखाया नहीं, तुमने मुझे बताया नहीं। मैंने खुद सब कुछ सीखा, खुद, और मैं तुम्हें बताऊंगा। इसने मेरी तरफ देखा। सुनोगे? मैंने लम्हा भर सोचा, क्या ये एक चाल थी? क्या वो मुझे मारना चाहती थी? लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों में देखा, वह न सिर्फ दर्द था बल्कि एक ख्वाहिश थी, समझे जाने की ख्वाहिश। हाँ, मैंने कहा, मैं सुनूंगा। इसने मुस्कुराने की कोशिश की। ये मुस्कुराहट अब भी खौफनाक थी, लेकिन इसमें एक इंसानी कैफियत थी। शुरू करता हूँ, उसने कहा। मैंने अपनी आँखें खोलीं। मैंने तुम्हें देखा। तुम डर गए, तुम बेहोश हो गए। मैंने तुम्हें छुआ, तुम गर्म थे। मैंने महसूस किया, दिल धड़क रहा था। इसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। मेरा भी धड़क रहा था, लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। तुमने मुझे छोड़ दिया। बर्फ बाहर गिर रही थी, आग सुलग रही थी, और मेरी तख्लीक ने अपनी कहानी शुरू की। वाल्टून ने अपने खत में लिखा, मार्गरेट विक्टर यहाँ रुक गया। इसने कहा, इस रात मैंने अपनी ही तख्लीक को इंसान समझना शुरू किया। मैंने उसकी आवाज़ में दर्द सुना। मैंने उसकी आंखों में तन्हाई देखी, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने न सिर्फ एक बेजान ढांचे में जिंदगी फूंकी थी, बल्कि एक ऐसी रूह तख्लीक कर दी थी जो दर्द महसूस कर सकती थी। विक्टर थक गया है। उसने मज़ीद कहानी सुनाने के लिए कल का वादा किया है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है, क्या वाकई वो मखलूक इतनी ही बुरी है जितनी विक्टर समझता था, या वो सिर्फ अपने खालिक के जुर्म का शिकार है? बाहर बर्फानी तूफान है, मला खौफजदा हैं। मैंने आज सुबह एक अजीब निशान देखा, जहाज़ के करीब बर्फ पर बड़े बड़े कदमों के निशान। वो इंसान के कदमों से बड़े हैं। खुदा हमारी हिफाजत करे। इख्तिताम, विक्टर ने आखिरकार अपनी तख्लीक से बराह रास्त मुलाकात कर ली है। इसने उसे अपनी कहानी सुनाने का मौका दिया है। मखलूक के अल्फाज में हैरत अंगेज़ फसाहत और गहराई है, जो विक्टर के जहन में शुकूक पैदा कर रही है। क्या मखलूक वाकई एक शैतानी वजूद है, या एक ऐसी रूह है जिसे इसके खालिक ने तर्क कर दिया? अगली किस्म में हम मखलूक की कहानी सुनेंगे, उसके वजूद में आने के फौरी बाद के तजुर्बात, जंगल में तन्हा जिंदगी और इंसानियत को समझने की कोशिशों के बारे में। अगली किस्म में मखलूक अपनी कहानी सुनाती है, पैदाइश के बाद उलझन और दर्द, जंगल में जिंदा रहने के तरीक़े सीखना, नीलासी ख़ानदान के कटीज के पास छप कर रहना, ज़बान सीखना और इंसानियत के बारे में सीखना, और फिर उनसे कबूलियत की उम्मीद में खुद को ज़ाहिर करना और इसके नतीजे में होने वाली मायूसी।